आज हम बात करने वाले हैं मौसम में परिवर्तन और इन्फ्लुएंजा। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना खत्म होने को है और ये एक ऐसा समय होता है जब मौसम में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। इस साल की अगर हम बात करें तो इस समय तक और सालों में गर्मी काफी बढ़ चुकी होती है, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि गर्मी का आने का मन नहीं कर रहा है, सर्दी का जाने का मन नहीं कर रहा है। वही जो ग्लोबलाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि कभी लगता है गर्मी आ गई, कभी लगता है नहीं अभी गर्म कपड़े नहीं रखने चाहिए। और ऐसे ही मौसम में अक्सर तक बीमारियां हमारे अंदर समाती हैं। हम कहीं थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, घर से निकलते हैं, नहीं गर्मी है, धूप आ रही है, अचानक शाम को बादल छा जाते हैं, बारिश हो जाती है और ठंड लग जाती है और बाहर से घर तक पहुंचते पहुंचते हमें ठंड का असर हो चुका होता है और हमें बीमारी हो जाती है। इसी सिलसिले में इन्फ्लुएंजा के बारे में और ज्यादा बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं इस समय स्टूडियो में हमारे मेहमान, हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं केंद्र सरकार में। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी बिल्कुल। हम आज बात करने वाले हैं मौसम में परिवर्तन और इन्फ्लुएंजा पर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगी अपने श्रोताओं की तरफ से कि इन्फ्लुएंजा होता क्या है। देखिए, जैसे कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा गया है कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए जी, और सकारात्मक सोच हमारी हर विषय में, हमारे जीवन से संबंधित हर विषय में होनी चाहिए। बीमारियां, हमारा स्वास्थ्य, वो भी एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम सकारात्मक सोच के साथ बीमारियों से लड़ सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है और मुख्यतः इस महीने में इस समय काफी गर्मी हो जाती थी, पर इस बार उतनी गर्मी अभी तक नहीं हो पाई है। जो शीत ऋतु में कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ज्यादातर बीमारियां हमारी सांस संबंधी होती है। ज्यादातर बीमारियां ये बच्चों में पाई जाती हैं। शीत ऋतु के मुख्यतः कारण जो होते हैं जिनकी वजह से ये सांस की बीमारियां होती हैं, उसमें होता है कि एक तो सर्दियों के अंदर जो वायरस और जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, उनके अंदर में कुछ एंटीजेनिक चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से वो ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। दूसरा होता है कि सर्दियों के अंदर हम लोग बाहर ज्यादा नहीं जाते हैं, सर्दी की वजह से हम घर में ही रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से घर में हम एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं और हमारा जो संक्रमण होता है वायरस का या बैक्टीरिया का, वो ज्यादा होता है। तीसरा क्या है कि जब हम बाहर नहीं जाते हैं तो हम धूप का इतना सेवन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से विटामिन डी बनता है, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। विटामिन डी केवल कैल्शियम होम्योस्टेसिस में काम नहीं आता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। हमारी जो रक्षा प्रणाली है इन जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ने की, उसमें भी एक भूमिका निभाता है। और दूसरा कारण होता है कि जब धूप नहीं होती है तो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती हैं, तो जिस वायरस जिस भी संक्रमित सतह पर होता है वहां पे उसका वो खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो देर तक सक्रिय रहता है। तो शीत ऋतु में ये मुख्यतः कारण होते हैं जिनकी वजह से संक्रमण ज्यादा होता है जी। और अब हम जानेंगे कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है। क्या होता है जी। इन्फ्लुएंजा एक अक्यूट वायरल इलनेस है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जिसके अंदर वायरस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो कि एक फैमिली होती है ऑर्थोमिक्सोवायरिडी, उसका मेंबर होता है और जेनेरा इन्फ्लुएंजा होता है। इसकी 3 किस्में होती हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी। हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं इन्फ्लुएंजा ए और बी। सी जनरली ह्यूमंस के अंदर में इन्फेक्शन नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट होते हैं ए एंड बी, उनमें भी ए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ए की कई सारी किस्में होती हैं जिसके बारे में हम आगे के कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्फ्लुएंजा टाइप बी की ज्यादा किस्में नहीं होती हैं और ये एंटीजेनिकली स्टेबल होता है, इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए इसका जो आक्रामक रोल है वो कम होता है। तो ये संक्रमण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है जितना कि टाइप ए निभाता है। तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, अब तक हमने ये समझा। अब वायरस का प्रकार देखें तो ये एक गेंद की शेप का वायरस होता है जी। और जिसकी सतह से 2 तरह के एंटीजन प्रोजेक्ट करते हैं जिसको हम हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज कहते हैं जी। तो जो न्यूरामिनिडेज होता है वो इस वायरस को हमारे जो
सेल्स होती है, जो हमारी म्यूकस लेयर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उससे अटैच करने में हेल्प करता है। जब एक बार अटैच हो जाता है वायरस, तो उसके बाद वायरस की ग्रोथ होती है, सेल्स के अंदर वायरस इकट्ठा होता है और हम ज्यादा संक्रमित होते हैं। न्यूरामिनिडेज की वजह से वो वायरस सेल से फिर निकलता है, जिसकी वजह से और ज्यादा सेल से इन्फेक्ट होती है। तो हमने जाना कि हीमोग्लूटिनिन वायरस को जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे अटैच होने में मदद करता है, और न्यूरामिनिडेज वहां से वायरस को आगे निकालने में मदद करता है। तो क्या डॉक्टर साहब पर्सनल हाइजीन से भी इसका कोई संबंध है? अगर हम साफ सफाई का ध्यान ना रखें, इससे कोई संबंध है? या जैसे कि आपने कहा कि शीत ऋतु में ज्यादा इफेक्टिव होता है ये इन्फ्लुएंजा, या मौसम में जो चेंजेस होते हैं या जो नमी होती है शीत ऋतु के अंदर मौसम में, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। शीत ऋतु के अंदर क्या होता है, हवा खुश्क होती है, तो उसके अंदर नमी कम होती है हवा के अंदर में। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारी रक्षा करती है बाहर के जीवाणुओं विषाणुओं से, बाहर का जो धूल होती है और पॉलन्स होते हैं, वो जाके उस सतह पर चिपक जाते हैं, जो कि फिर हमारा शरीर खांसकर उनको बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन जब खुश्क हवा हो जाती है तो ये लेयर ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, और जिसकी वजह से डेसिकेशन होता है, तो फिर ये वायरस आसानी से चिपक जाते हैं और इन्फेक्ट करने में वो मदद करती है। तो आगे आप बताएं, आप और इसके बारे में क्या जानना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि पर्सनल हाइजीन से इसका संबंध होता है, क्योंकि शीत ऋतु में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ठंड की वजह से, कहिए पानी की कमी की, गर्म पानी की कमी की वजह से, या कपड़े धोने में परेशानी होती है, रोज रोज चेंज नहीं करते हैं, इस तरह की चीजें कई लोग करते हैं। जी। तो क्या इससे इसका कोई फर्क पड़ता है? गर्म कपड़े बार बार पहन लिए जाएं बिना धुले, या हम नहाने से परहेज करें, क्या इससे भी कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, ऐसा जो पर्सनल केयर है, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं कि हाथ धोकर, वो तो हमको सभी चीजों में करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहाने, गर्म कपड़े उतारने, इससे ज्यादा संबंध नहीं है इस बीमारी का, क्योंकि ये एक विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो जब तक विषाणु आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक बीमारी नहीं होगी। जी। एक पुरानी धारणा ये भी है कि घर में एक को होता है तो फिर सब ग्रसित हो जाते हैं। क्या ये धारणा सही है? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अगर हम देखें कि इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण है जो हमारे खांसने और छींकने में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, उन्हीं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही बीमारी होती है। तो अगर घर में किसी एक को है, और जनरली ये शीत ऋतु में होता है तो सब क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो एक को होता है, तो अगर वो पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी कि खांसते छींकते समय नाक मुंह पे रुमाल नहीं रख रहे हैं, या फिर एक ही कमरे में है जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे एक दूसरे से होने की संभावना होती है, और ऐसा ही होता है। और क्या बिस्तर के इस्तेमाल से भी, जैसे कई बार हमने देखा है कि घरों में बच्चों को कह दिया जाता है कि नहीं यहाँ पे मत लेटो, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंजा है, मदर को है, दादी माँ को है, तो आप यहाँ मत लेटो, आपको भी हो जाएगा। तो क्या ऐसे संपर्क में आने से भी इसके फैलने के चांसेस होते हैं? ऐसा भी होता है, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ साथ ये फोमाइट इन्फेक्शन भी होता है, यानी कि जो मरीज जिसको इन्फ्लुएंजा है, उसके कपड़े हैं जो खांसता छींकता है, तो उनके ऊपर ड्रॉपलेट सेटल होते हैं, वो फिर फोमाइट से इन्फेक्शन से होने के चांसेस रहते हैं। जी, यानी कि कुल मिलाकर हर तरह की हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर किसी वजह से बाहर के वातावरण में जाने से आपको इन्फ्लुएंजा हो गया है, तो आपके परिवार में और लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए इन मामूली बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि इन्फ्लुएंजा होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में इसके ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। मौसम का टेम्परेचर क्या होता है, और क्या चीजें होती हैं जो उसको ज्यादा फैलने में मदद करती हैं। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली अपनी लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, कि एक दिनों में इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम घर में एक को है, घर में चलो सबको हो गई, ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में, एक यूनिट में काम करने वाले एक बंदे को है, तो वो सब उससे कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। क्या इन चीजों का कहाँ तक ख्याल रखा जा सकता है और रखना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंजा और जो दूसरी फ्लू लाइक कंडीशंस होती हैं, तो उनमें फर्क होता है। कई बार हम जो जनरल फ्लू होता है, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, सर्दियों में होता है, हम उसको भी इन्फ्लुएंजा समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंजा एक अलग तरह की बीमारी है। क्या फर्क है इसके सिम्टम्स कहाँ तक एक दूसरे से अलग करते हैं दोनों चीजों को? देखिए, सिम्टम्स का पता लगाना, इन्फ्लुएंजा जनरली क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में परसिस्ट करता है, एक दूसरे से होता है, लेकिन हमें उसको ऐसे खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसका ध्यान हमें तब रखना पड़ता है जब एपिडेमिक्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक होते हैं। आपको याद होगा भी 2009 में जो स्वाइन फ्लू एपिडेमिक हुआ था, जो कि मैक्सिको में सबसे पहले पाया गया था, उसके बाद वो पूरे विश्व में फैल गया था। तो जब एपिडेमिक्स होते हैं तब इन्फ्लुएंजा की पहचान करना बेहद आसान होता है, क्योंकि उस समय ये इन्फेक्शन ज्यादातर पहले बच्चों में आता है, फिर बड़ों में आता है, फिर आप स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेज में देखें तो वहां पे एब्सेंटिज्म बढ़ जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स बढ़ जाते हैं, तो तब इसका पता लगाना बेहद आसान होता है। लेकिन जब एपिडेमिक्स नहीं होते हैं और हम कहें इंटर एपिडेमिक सीजन में ये बहुत माइल्ड फॉर्म में परसिस्ट करता है, और अगर सीवियर ना हो तो इसको डायग्नोज करने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ जनरली साधारण इलाज से ठीक हो जाता है, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरने की आवश्यकता है। जी, यानी कि घरेलू उपचार और थोड़ी सी देखभाल अपनी की जाए जी तो आप आसानी से। और वो देखभाल क्या होती है, क्या होनी चाहिए? देखिए, जब एपिडेमिक्स नहीं है तो इन्फ्लुएंजा को दूसरे फ्लू लाइक कंडीशंस जो होती हैं, जो दूसरे वायरसेस बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे कि सर्दियों में जैसे फ्लू लाइक कंडीशन और एडिनो वायरस करता है, कोरोना वायरस करता है, आरएसवी करता है, तो उनके भी सिम्टम्स सिमिलर ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा तब तक खतरनाक नहीं होता है जब तक कॉम्प्लिकेटेड ना हो। जब इन्फ्लुएंजा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और दूसरी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सीएनएस इफेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर जो कि ससेप्टिबल पॉपुलेशन होती है उनमें ना हो, तब तक ये खतरनाक नहीं होता है। तो इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको इस तरह का कोई फ्लू लाइक कंडीशंस हैं, आपको सिम्टम जैसे इन्फ्लुएंजा के या दूसरे जो कॉमन कोल्ड होते हैं उनके सिम्टम्स होते हैं कि आपको खांसी होगी, जुकाम होगा, गले में दर्द होगा, आपकी बॉडी पेन होगा, आपको थकान कमजोरी महसूस होगी, बच्चों के अंदर कान में दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, तो ये ऐसी कंडीशंस दूसरे वायरसेस में भी होती है। आपको जरूरत है कि अगर ऐसा हो तो आप अपना घर का घरेलू उपचार करें, मुख्यतः 2-3 दिन में ये ठीक हो जाता है। अगर ये ठीक नहीं होता है या ठीक होने के बाद दोबारा फिर से आपको बुखार आने लगता है तेज, इस समय आपको एक चिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। आप चिकित्सक से जाके मिलिए, अपने आप दवाई खाना शुरू ना करें, चिकित्सक से मिलिए, परामर्श कीजिए। अगर जरूरी होगा तो वो आपकी जांच करवाएंगे, और अगर उसमें इन्फ्लुएंजा आता है तो उसके लिए फिर आपका इलाज। जी डॉक्टर साहब, इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मौसम में परिवर्तन और इन्फ्लुएंजा की। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं केंद्र सरकार में। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, लोगों के जीवन में नया सवेरा लाया है, लोगों के जीवन में नया सवेरा लाया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम, NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम, अपना भारत देश महान, शिक्षा का कर लो सम्मान, अपना भारत देश महान, शिक्षित हो अब हर इंसान। जब तक ना उत्तीर्ण हो विषय तब तक पढ़ते जाओ, जब तक ना उत्तीर्ण हो विषय तब तक पढ़ते जाओ, मन चाहे विषयों को चुन लो, जीवन सफल बनाओ, मन चाहे विषयों को चुन लो, जीवन सफल बनाओ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, पढ़ने लिखने का ये
ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बांटे। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की मुक्त विद्यावाणी है ये। हम बात कर रहे हैं आज मौसम में परिवर्तन और इन्फ्लुएंजा को लेकर। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि इन्फ्लुएंजा तब तक खतरनाक नहीं होता है, तब तक चिंताजनक नहीं होता है जब तक कि वो निमोनिया के रूप में या किसी और तरह से हमारे सामने नहीं आता। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि निमोनिया और इन्फ्लुएंजा में डिफरेंस क्या होता है? कैसे हम ये पता लगाएं? मान लीजिए किसी बच्चे को हुआ है, बड़े तो फिर भी सिम्टम्स को फील कर लेते हैं, खुद भी नॉलेज हो जाती है एक उम्र तक आते आते, अगर आप अवेयर हैं तो। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चे ठीक से बता नहीं पाते हैं कि उन्हें हो क्या रहा है, कि ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी नहीं है, या ये निमोनिया के सिम्टम्स हैं। क्या डिफरेंस होता है इनमें? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंजा
में सिर्फ घबराने की जरूरत तब है जब ये एक खास जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें होती है, जो कि ससेप्टिबल पॉपुलेशन है। इन्फ्लुएंजा जनरली बच्चों में होती है क्योंकि खांसने छींकने से होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये सबसे पहले बच्चों में ही शुरू होता है। अगर कोई एपिडेमिक भी होता है तो भी ये बच्चों में ही पहले शुरू होता है, क्योंकि बच्चे बाहर जाके दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, स्कूल में क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो वहां से इन्फेक्शन ये कैच करते हैं। फिर ये घर में आते हैं, घर में जो बड़े लोग हैं उनके साथ में होते हैं, और जो हम बच्चों को प्यार करते समय जनरली उनको किसिंग वगैरह करते हैं, तो उससे फिर बड़ों में इन्फेक्शन आ जाता है और फिर इस तरह से चेन बन जाती है और फिर एक दूसरे से होता है। जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं कि खांसी होगी, जुकाम होगी, तेज बुखार होगा, सर दर्द होता है सारे सर में, लेकिन माथे में थोड़ा ज्यादा दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, बच्चों के कान में दर्द हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, बच्चे पेट में दर्द भी बता सकते हैं। तो जब बच्चे इस तरह की चीजें बताते हैं तो आपको घरेलू उपचार करने के बाद या आप अपने सामुदायिक चिकित्सक से परामर्श करने के बाद अगर आपको सुधार ना लगे बच्चे की हालत में, या फिर अगर बच्चा 2-3 दिन बाद जनरली बुखार ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद अगर उसको दोबारा बुखार आ जाए, फिर से ये लक्षण आए, तो उस समय जरूरत है कि आप उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, बच्चों के विशेषज्ञ को दिखाएं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि बीमारी है। और अगर उन्हें जरूरी लगेगा तो वो जांच कराएंगे और जांच में आने के बाद में उसका इलाज हो जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और निमोनिया जैसे बताया कि निमोनिया तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, सबसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा से निमोनिया होगा। देखिए, इन्फ्लुएंजा से जब निमोनिया होगा तो पहले इसमें खांसी होती है कि जो ज्यादातर सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता है, लेकिन जब निमोनिया आ जाएगा तो छोटे बच्चे की पसलियां चलने लगेंगी, छोटा बच्चा खांसेगा तो खांसने में जनरली क्या होता है कि वो बलगम थूक नहीं पाते हैं, तो वो बलगम अंदर निकल लेते हैं। तो लेकिन जब निमोनिया होगा तो उन्हें तेज बुखार होगा, वो पसलियां चलेंगी उनको, तो पेट दर्द होगा, उसमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। बड़े लोगों के अंदर में जब निमोनिया होता है तो उनकी भी सांस लेने की गति तेज हो जाती है, खांसने में जो बलगम आता है उसका रंग पीला हरा हो सकता है, उसके अंदर खून के छींटे भी हो सकते हैं, शरीर में टॉक्सीमिया होने के बाद में बहुत लिथार्जी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, बहुत थकान महसूस होती है। तो ये सब लक्षण होते हैं निमोनिया के, जिसमें कि हमें फिर विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि निमोनिया के लक्षण होते हैं, तो मान लीजिए अगर हम बच्चों की बात करें और जैसा कि बच्चे ठीक से बयान नहीं कर पाते हैं कि किस तरह की तकलीफ हो रही है, तो किसी बच्चे को मान लीजिए इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होकर निमोनिया बन गया है जी, तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि बच्चे को हम शुरू में ही पता चल जाए कि निमोनिया की हालत, मतलब उस कंडीशन तक पहुंचते से पहले ही ये अंदाजा हो जाए घर वालों को कि ये सिम्टम्स निमोनिया के हैं या ये इन्फ्लुएंजा, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, जैसे कि इन्फ्लुएंजा मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण होते हैं वो जो कॉमन कोल्ड जिसको हम कहते हैं कि जो सर्दियों में बहुत कॉमन होता है, शुरू में उसके जैसे ही होते हैं, उससे अलग नहीं होते हैं। हमें सिर्फ इन्फ्लुएंजा के बारे में सोचने की जरूरत तब होती है जब ठीक नहीं हो रहा है या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर में निमोनिया, जैसे मैंने एक बताया, निमोनिया हो सकता है, सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसके अंदर में बच्चे को दौरा पड़ सकता है, बच्चा सुस्त हो सकता है, बेहोशी आ सकती है। तो और एक बीमारी होती है जिसको गुलेन-बार सिंड्रोम कहते हैं, उसके होने का भी डर रहता है कि वो भी इन्फ्लुएंजा के लिए जब होता है, हम वैक्सीन कई बार लगवाते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए, तो उससे सीएनएस एक साइड इफेक्ट होता है। तो हम ऐसा शुरू में तो पता नहीं लगा सकते हैं कि जब हमारा कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण है और हम उसी समय पे जांच करने की कोशिश करें, तो मैं उसकी तो सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि शुरू में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एपिडेमिक के टाइम पर इस तरह के लक्षण आते हैं तब तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद से दवाइयां बाजार से लेके खाने लगे। जैसे कि अभी देखा गया 2009 के समय पे भी बहुत सारे श्रोताओं को पता होगा, टैमी फ्लू के नाम से ओसेल्टामिविर जो मेडिसिन थी वो ओवर द काउंटर मिलने लगी थी, लोग लेने लगे थे, खुद से खाने लगे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे ऐसा कि लक्षण है और एपिडेमिक का टाइम है, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और वो जो आपको सलाह दें आप उस सलाह को अपनाएं, बजाय इसके कि खुद से आप जांचें करवाएं, आप खुद से इलाज करना शुरू कर दें, तो उससे जनरली कंडीशन
बिगड़ जाती है। जी। और किस तरह के, जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का कि मौसम में परिवर्तन, तो किस तरह के परिवर्तन में हमें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये इस तरह का कोई संक्रमण हो ही ना, चाहे हम बच्चों की बात करें चाहे वयस्कों की बात करें? देखिए, जैसा कि इसकी रोकथाम के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं। हाथ धोएं, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है तो वो अपना फेस मास्क लगा के रखे, जिससे ना छींकने पे और खांसने पे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो। और जो डॉक्टर्स हैं वो अगर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड पेशेंट्स की जांच करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी वगैरह, तो वो वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो होनी चाहिए। ये तो रोकथाम हो सकती है। लेकिन इस वायरस का हम ऐसे बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी में परसिस्ट करता है। बहुत से लोगों में एंटीबॉडीज भी होती हैं इसके अगेंस्ट में, और इसके अंदर एंटीजेनिक चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल वायरस नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हम करें तो रोकथाम हो जाएगी पूरी कम्युनिटी के लिए। लेकिन जो एक खास पॉपुलेशन होती है, जैसे मैंने बताया कि स्पेशल पॉपुलेशन होती है जो ससेप्टिबल पॉपुलेशन होती है, जिसके अंदर 4 साल की उम्र से छोटे बच्चे होते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जिनकी उम्र 65 या उससे ज्यादा हो, या फिर वो वाले पेशेंट्स जिनको दिल की, किडनी की या और कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी हो सांस की, जिसको सीओपीडी कहते हैं, तो उन लोगों के अंदर में इससे बचने के लिए वैक्सीन आता है, जो कि हम वैक्सीन लगा सकते हैं उसकी रोकथाम के लिए। और इन्हीं लोगों के अंदर ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं, बजाय जो वयस्क हैं। अगर एक स्वस्थ वयस्क है उसके अंदर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन जो ये ससेप्टिबल पॉपुलेशन है, इनके अंदर इन्फेक्शन होने के बाद कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत चांस रहते हैं, और जिससे मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। जी, जैसे कि आपने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर आप जब ओल्ड एज हो गए हैं, 65 प्लस की जो एज होती है, या छोटे बच्चे, या 4 साल से छोटे बच्चे, जी, ये जो चीजें, ये जो कंडीशंस होती हैं, इसमें इन्फ्लुएंजा खतरनाक भी हो सकता है। और अगर आपको बचना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन होता है जी, इन सभी कंडीशंस के लिए। बिल्कुल। तो क्या वैक्सीनेशन के बाद भी डॉक्टर साहब कोई चांसेस होते हैं कि मान लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ, वैक्सीन कर दिया गया, तो जब आफ्टर डिलीवरी भी क्या ये दोबारा चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे को वो इन्फेक्शन रह जाए या मदर को रह जाए? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इस कंडीशन में क्या किया जाता है? देखिए, मैं उससे पहले आपको वैक्सीन के बारे में बताना चाहूंगा। जी जरूर। कि जैसे दूसरे वैक्सीन हैं जो कि लगाए जाते हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन है, डीपीटी है, ये इसका वैक्सीन उस तरह का वैक्सीन नहीं है। ये अभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है नॉन एपिडेमिक सीजन्स में। एपिडेमिक्स के टाइम पे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, उनके लिए अवेलेबल हो जाता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन इंटर एपिडेमिक पीरियड में अवेलेबल नहीं होता है। और ये 2 तरह का वैक्सीन होता है, एक किल्ड वैक्सीन होता है और एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। जो किल्ड वैक्सीन होता है वो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है, और जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो इंट्रानेजल रूट से, वो स्प्रे होते हैं, नाक से दिए जाते हैं। तो जैसे कि जो जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, HIV पेशेंट्स हैं या और किसी कारण से इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, उनके अंदर में हम लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं, उनके अंदर किल्ड वैक्सीन ही देते हैं। लेकिन जो अदरवाइज हेल्दी पॉपुलेशन है और जो प्रोटेक्शन चाहते हैं वायरस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में, उनको हम लाइव वैक्सीन दे सकते हैं। और इसका वैक्सीन जैसे हम पूरी कम्युनिटी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम इसका जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, हम एपिडेमिक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जैसे इन्फ्लुएंजा ज्यादातर विंटर्स में ही होता है, क्योंकि इसका जो पीक मानते हैं कि हम विंटर में ही होता है, और एपिडेमिक होने के चांसेस भी ज्यादातर विंटर्स में ही होते हैं। अगर हम बात करें नदर्न हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, विंटर्स और रेनी सीजन में ज्यादातर होता है। तो टेम्परेट रीजन में भी रेनी और विंटर्स में ज्यादा रहते हैं चांसेस। तो विंटर्स शुरू होने के बाद, यानी कि जनरली अक्टूबर के महीने में वैक्सीन लगा सकते हैं हम। किल्ड और लाइव वैक्सीन जो भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, उसमें हम किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं। जैसे किल्ड वैक्सीन का रूट मैंने बताया कि इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस देते हैं। 4 साल बेसिकली 3 साल से ऊपर और 65 साल तक के सब उम्र के लोगों में हम 0.5 ml देते हैं, और 3 साल से छोटे बच्चों में 0.25 ml देते हैं।
जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन देने के बाद जनरली 2 हफ्ते में एंटीबॉडीज आ जाते हैं और जो कि 1 महीने के अंदर में हमारा जो हमको डिजायरेबल टाइटर होता है एंटीबॉडीज का, यानी कि हमारे खून में जितनी मात्रा होनी चाहिए वायरस से लड़ने के लिए वो आ जाती है। लेकिन इस वैक्सीन का असर 8 से 12 महीने तक ही रहता है, जिसका मतलब है कि हमको हर साल वैक्सीन लगवाने की जरूरत होती है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे कि मैंने बताया पहले आपको प्रोग्राम में कि ये वायरस स्टेबल नहीं होता है, टाइप ए वायरस जो होता है जिससे ज्यादातर इन्फेक्शन होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एंटीजेनिक वेरिएशन होती रहती है, यानी कि वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं कई बार वो पूरी तरह से काम नहीं करती है वायरस के लिए जी। तो इसके लिए हमको हर साल अक्टूबर के महीने में वैक्सीन लगवा लेना चाहिए अगर हम ससेप्टेबल हैं, यानी कि अगर आपके घर में 4 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं या 65 साल या 65 साल से अधिक उम्र के वृद्ध हैं, या फिर ऐसी कोई पॉपुलेशन है घर में कि जिसके अंदर ये बीमारियां हैं, दिल की, किडनी की या फिर और कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उनमें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हर साल रिपीट करना चाहिए, तो क्या किसी जिसको एक बार हो जाता है उसको हर साल रिपीट करना चाहिए या नॉर्मल लाइफ में भी हमें ये लगवा लेना चाहिए हर साल? नहीं, जैसे कि वैक्सीन का जो ये उन लोगों में लगाया जाता है जो ससेप्टेबल होते हैं या एपिडेमिक टाइम पर। एपिडेमिक में सबको लगवा लेना चाहिए और नॉन एपिडेमिक यानी इंटर एपिडेमिक सीजन में जो ससेप्टेबल है उनको लगवाना चाहिए जी। एक बार का वैक्सीन लगवाने से 1 साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि 100% प्रोटेक्शन नहीं होती है, लेकिन 70 to 80% प्रोटेक्शन मिल जाती है एक वैक्सीन से, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि एंटीजेनिक वेरिएशन होती रहती है। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है ड्रिफ्ट, एक होता है शिफ्ट। ड्रिफ्ट बड़ा चेंज होता है, शिफ्ट छोटा चेंज होता है। तो एंटीजेनिक चेंज होने की वजह से जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं हमारी बॉडी में वो हर तरह के एंटीजन के लिए काम नहीं करती हैं। तो अगर एंटीजेनिक चेंज होता है तो हमारे एंटीबॉडीज काम करेंगे लेकिन पूरी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। माइल्ड इलनेस जरूर होगी फिर भी, और सेम वायरस से भी अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है तो भी सिम्टम्स आ सकते हैं उसके अंदर में। तो इसलिए WHO हर साल एक एडवाइजरी देता है कि इस साल वैक्सीन के अंदर में कौन कौन से स्ट्रेन्स ऐड किए जाएंगे। तो जो वैक्सीन होता है उन स्ट्रेन्स को यूज करके ही बनाया जाता है और वो फिर उस साल के लिए प्रोटेक्शन देते हैं। और जिनके अंदर एक बार वैक्सीन लग चुका है उनको भी हर साल वैक्सीन लेने की जरूरत होती है। बच्चों को वैक्सीन दे सकते हैं जब तक वो ससेप्टेबल एज ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद चाहे तो हम वैक्सीन को सिर्फ एपिडेमिक सीजन के लिए लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन जो 65 या उससे बड़े हैं उनको हर साल देने की आवश्यकता होती है जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद आपसे और जानकारी लेते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। शिक्षा का हो लक्ष्य महान,
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की मुक्त विद्यावाणी है ये। आप सुन रहे हैं हमारा लाइव प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं आज मौसम में परिवर्तन और इन्फ्लुएंजा के बारे में। हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस समय हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। बात हो रही है, जैसा कि मैंने बताया आपको, मौसम में परिवर्तन और इन्फ्लुएंजा के बारे में। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे वैक्सीन के बारे में। आपने हमें बता दिया था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब वैक्सीन की जरूरत होती है और किस किस कंडीशन में वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। तो क्या कोई कंडीशन ऐसी भी होती है जब हमें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए या किसी खास तरह के लोगों को हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं? देखिए, जैसा कि वैक्सीन का मैंने बताया कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन को लेनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर में भी कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो उनमें वो लोग आते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन जो एलेंटॉइन कैविटी होती है चिकन एम्ब्रियो की, उसमें बनाया जाता है। यानी कि मैं साधारण रूप से कहूँ तो जिन लोगों को चिकन एग से एलर्जी है, यानी कि जो मुर्गी के अंडों से जिनको एलर्जी है, उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है। या फिर उन लोगों को जिनको पहली बार वैक्सीन लगाया गया और उसके बाद में एलर्जिक रिएक्शन हो गया, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो गया, उन लोगों में भी ये वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए। या फिर उन लोगों में, जैसा मैंने आपको बताया था, एक कॉम्प्लिकेशन भी होती है इन्फ्लुएंजा की और वैक्सीन लगने के बाद गुलन बार सिंड्रोम, जिसमें असेंडिंग पैरालिसिस होते हैं, यानी कि हमारी पैरों से कमजोरी शुरू होती है और जो ऊपर तक जाती है और कुछ सर्कमस्टांसेस में उसमें डेथ भी हो सकती है। तो अगर किसी को वैक्सीन लगाने के 6 महीने के अंदर GBS हुआ है तो उन लोगों के अंदर में भी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। और जिन लोगों के अंदर में मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शन आ जाते हैं वैक्सीन की वजह से, उनके अंदर में भी अवॉइड करना चाहिए। तो जनरली इन लोगों को छोड़ के हम बाकी सब में वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं एज सच। रेयर कंडीशंस में ये जो मैंने बताया, जिन लोगों में पहले एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, अदरवाइज जनरली जहाँ पे वैक्सीन लगता है वहाँ पे लोकल रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे थोड़ी बहुत सूजन, थोड़ा दर्द हो सकता है, जो कि 1-2 दिन में सेटल हो जाता है। तो उसमें हमें कोई घबराने की या सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी ससेप्टेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाना चाहिए। जी, यानी कि जनरली ये वैक्सीन सबको डाइजेस्ट हो जाता है बड़ी आराम से मींस लोग इसे बियर कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं और प्रोटेक्शन भी अच्छी देता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन वो प्रोटेक्शन होती 1 साल तक 7 to 8। यस, वो प्रोटेक्शन जो होती है, हमारा एंटीबॉडी टाइटर जो डिजायरेबल कंडीशन, जो डिजायरेबल लेवल होता है एंटीबॉडी का, वो 12 महीने तक रहता है। उसके बाद लेवल कम हो जाता है, तो जिससे क्या होता है कि दोबारा इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। इन्फेक्शन होगा, उतनी सीवियरिटी का नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन होगा। तो इससे बेहतर है कि हम अगले साल फिर से वैक्सीन लगवा लें। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंजा होता है, बाद में वो अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, चेंज करता है अपना रूप, तो तब कोई और बीमारी होती है, जैसे निमोनिया, स्वाइन फ्लू का भी आपने नाम लिया था। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि क्या फर्क होता है या सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हमें इन्फ्लुएंजा हुआ है और हमारी तबीयत बिगड़ रही है, तो हम स्वाइन फ्लू की तरफ जा रही है हालत, तो क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे हमें पता चले कि हम इन्फ्लुएंजा से आगे बढ़ चुके हैं? नहीं, स्वाइन फ्लू जो होता है वो भी इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है। टाइप A इन्फ्लुएंजा वायरस सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, वो भी एक तरह का। स्वाइन तो सिर्फ उसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो रिजर्वॉयर था उस वायरस का वो स्वाइन था, यानी कि वो पिग्स में था। तो जो नॉन ह्यूमन रिजर्वॉयर्स होते हैं, क्योंकि हम देखें अगर इंटर एपिडेमिक पीरियड के अंदर में जब ह्यूमंस में रिजर्वॉयर नहीं होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ह्यूमन यानी कि आदमियों के अलावा भी ये वायरस कुछ जानवरों में, पक्षियों में सर्वाइव करता रहता है। और जब वायरस उसके अंदर जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट होता है, जब उसका जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो फिर जानवरों से ह्यूमंस में आ जाता है। जैसे कि स्वाइन में, पिग्स में आ गया, तो जो लोग पॉक यूज करते हैं या फिर जो पिगरीज में काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं वहां पे, वो अगर प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो उससे ह्यूमंस में आ जाता है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाता है वायरस का। तो जो स्वाइन फ्लू था, जो हमारा 2009 में एपिडेमिक हुआ था, उसका फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था मैक्सिको में। तो वहां पे वो पिग से ह्यूमन में आया था और उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर था H1N1, यानी कि जो मैंने आपको 2 शुरू में एंटीजेंस बताए थे, एक हीमोग्लूटिनिन और एक न्यूरामिनिडेज। जो हीमोग्लूटिन जिससे वायरस बाइंड करता है सेल से, और न्यूरामिनिडेज जिससे सेल के अंदर ग्रो करके फिर रिलीज होता है वायरस, जिससे कि वो दूसरी सेल्स को फिर इन्फेक्ट करता है। तो उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर H1N1 था। जो स्वाइन फ्लू, ये H1N1 जिसमें आपने सुना होगा, H1N1 जनरली यूज करते हैं, जो एंटीजेनिक टाइप है उस इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस की।
तो उसमें ये दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरसेस से थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट था क्योंकि ये वाला वायरस बहुत जल्दी से जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यानी कि जो हमारे लंग्स हैं वहां पे जाके इन्फेक्ट कर रहा था और बहुत जल्दी निमोनिया करके उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा था। इसलिए इसकी वजह से इसकी मोर्टालिटी भी थोड़ी ज्यादा थी। जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन थी उनके अंदर अटैक रेट भी ज्यादा था और मोर्टालिटी भी ज्यादा थी। 20 to 30% मोर्टालिटी हुई थी उस टाइम पे। इंडिया के अंदर में भी लगभग 200 से 250 लोगों की मौत इसी स्वाइन फ्लू की वजह से हुई थी उस समय। लगभग 850-900 के आसपास लोग इन्फेक्ट हुए थे और उनमें से 200-250 लोगों की मौत हुई थी। तो स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है, सिर्फ वो पिग से होता है इसलिए उसका स्वाइन फ्लू। जैसे कि आपने सुना होगा एवियन इन्फ्लुएंजा, तो एवियन इन्फ्लुएंजा भी टाइप ए इन्फ्लुएंजा है, बस उसमें रिजर्वायर बर्ड्स थे यानी कि जो पोल्ट्री में जो बर्ड्स थी, चिकन, डक्स वगैरह, उनके अंदर ये वायरस था। उसके बाद जो वहां पे पोल्ट्री में काम करते हैं उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं ली तो उनसे हो गया, या फिर जिन्होंने जो चिकन होता है वो सही से कुक नहीं किया या चिकन एग्स कंज्यूम किए सही से कुक नहीं करके। क्योंकि जनरली हम बताते हैं कि अगर आपको इन्फेक्टेड चिकन या एपिडेमिक्स के टाइम पे चिकन यूज करना है आपको, तो आप घबराएं नहीं, आप उसको थॉरली कुक करें, 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुक करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। एग्स को भी अच्छे से कुक करके आप कंज्यूम कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि रॉ खाने में दिक्कत है। अगर हम एग्स की बात करें, कई लोग कच्चा मिल्क में खाते हैं, कुछ लोगों को वैसे ही कच्चा पसंद होता है। इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए जब ऐसी भ्रांति आसपास होती है कि स्वाइन फ्लू चल रहा है। थॉरो कुकिंग के बाद ही कंज्यूम। हाँ, मतलब कुकिंग के बाद कोई खतरा नहीं होता है। हाँ, अगर हम उसको थॉरो कुक कर रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो उसमें वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो अगर इन्फेक्टेड हो भी तो वो बीमारी नहीं कर पाता है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो आप यहाँ पर बताना चाहेंगे? जैसे कि हमने मौसम में परिवर्तन की बात की, तो किस मौसम में इसके होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? जैसे कि आपने बताया शीत ऋतु में होते हैं, तो जब मौसम चेंज होता है, मौसम बदल रहा होता है, तो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कैसे इसकी पहचान की जाती है? गर्मी आ रही है आगे, उससे आगे बरसात आएगी, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए मौसम के मुताबिक? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हमको फॉलो करनी चाहिए, ना केवल इन्फ्लुएंजा के लिए बल्कि हर बीमारी से बचने के लिए। उसी तरह होता है, और जब इन्फ्लुएंजा किसी को अगर हो जाता है या कॉमन फ्लू भी होता है, तो उस टाइम पे जो पर्सनल प्रोटेक्शन होती है, आप फेस मास्क यूज करने, हैंडकरचीफ यूज करें जब आप छींकते या खांसते हैं, वही सब हमको करना चाहिए। और वैक्सीन जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसको लेना चाहिए। एपिडेमिक्स के टाइम पे हम वैक्सीन के साथ साथ में एक कीमोप्रोफाइलैक्सिस होता है, जो दवाइयां आती हैं, जो एंटीवायरल ड्रग्स जिनको हम कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानते होंगे, टैमीफ्लू के नाम से दवाई आती है जिसके अंदर ओसेल्टामिवीर सॉल्ट होता है। तो टैमीफ्लू, लेकिन इसका इस्तेमाल एपिडेमिक्स के टाइम पे ही कर सकते हैं, और वो भी आप अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद। इसमें इलाज के लिए 75 मिलीग्राम टैमीफ्लू दिन में 2 बार दी जाती है 5 दिन के लिए, जब इन्फ्लुएंजा हम डायग्नोज कर लेते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस यानी कि बचाव के लिए एपिडेमिक्स के टाइम पे हम 75 मिलीग्राम दिन में 1 बार 5 दिन के लिए ले सकते हैं। देखिए, लक्षण तो मैंने जैसे आपको बताया, इन्फ्लुएंजा के और कॉमन फ्लू के एक जैसे ही होते हैं, उनके अंदर कुछ खास फर्क नहीं होता है। सिर्फ एपिडेमिक्स के टाइम पे थोड़ा सा डायग्नोज करना आसान होता है इन्फ्लुएंजा को, क्योंकि वैसे बहुत सारे केसेस कम्युनिटी में होते हैं। पहचान करने के लिए और लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जैसे कि सबसे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR। एलाइजा भी है, एलाइजा से हम आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन एंटीजेनिक टाइप थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन PCR से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉमन फ्लू है और आप भाग के लैब में ये सब टेस्ट कराएं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि काफी कॉस्टली टेस्ट होते हैं और किट्स होती हैं इनके लिए जो कि लिमिटेड होती हैं। आप अननेसेसरी ये टेस्ट कराएंगे तो एक तो आपका इकोनॉमिक बर्डन भी होगा, दूसरा एक किट भी बेकार होगी, एक किट भी यूज हो जाएगी, यानी कि अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो हो सकता है अवेलेबल ना हो। तो इसलिए दवाइयों का भी उसी तरह से है कि आप अननेसेसरी कंज्यूम ना करें, अपने डॉक्टर से परामर्श करें, अगर वो आपको सलाह देते हैं तो ही करें, नहीं तो अननेसेसरी शॉर्टेज ड्रग होती है, फिर कम्युनिटी के अंदर में पैनिक क्रिएट होता है। जी। तो दवाई जैसे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, और दूसरी भी आती हैं हमारे पास, जैसे रिमेंटिडीन, अमेंटाडीन के नाम से भी आती हैं, जिसके बारे में श्रोताओं को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वैसे ये इन दवाइयों का इस्तेमाल केवल अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही कर सकते हैं। और अगर वो डॉक्टर से के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर जो सही प्रिकॉशन होगा या जो सही दवा होगी, सही इलाज होगा, वो आपको अवेलेबल करा ही देंगे। लेकिन साधारण जीवन में एज ह्यूमन आपको इतनी जानकारी कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब पता होना जरूरी है।
और आज हमने कार्यक्रम में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, और जैसा कि हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने ये भी कहा कि हम जब कॉमन पीपल की बात करते हैं, जो कि हम कम्युनिटी का प्रोग्राम है ये, हम जब नॉर्मल कम्युनिटी की बात करते हैं तो इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इतनी जानकारी ही काफी भी है। इससे आगे अगर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं या कोई बात सीरियस होती है तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए, बनिस्बत की खुद कोई ट्रीटमेंट लेने के या सेल्फ मेडिकेशन करने के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका यहाँ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। उम्मीद करते हैं कि जिन श्रोताओं ने हमारा ये कार्यक्रम सुना होगा उनको जरूर पसंद आया होगा, और आगे से वो जब भी मौसम में परिवर्तन होगा इन चीजों का जरूर ख्याल रखेंगे, या जब भी आपको नॉर्मल कोल्ड भी होगा तो आप ये जरूर ख्याल रखेंगे कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और आपको किस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ उपस्थित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का शुरू में संदेश था कि सकारात्मक रहें, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें और जीवन के प्रति सकारात्मक रहें। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।